ये स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हम लोग ने एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 7 की जो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ते हैं। ये थर्ड चैप्टर है हमारा, हमारी बदलती पृथ्वी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्थल मंडल किसे बोलते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर बाहरी परत होती है जो भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बनी होती है। ठीक है, ये प्लेट स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब स्थलमंडलीय प्लेट का डिफिनेशन देख लेते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट उसे बोलते हैं जो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी छोटी कठोर एवं असमान आकार के प्लेटों से मिलकर बनी होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर सतहें टिकी होती हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि महासागरीय परपटी 5 किलोमीटर तक गहराई में जाती है पृथ्वी के अंदर, तथा महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर की गहराई तक जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, जो लगभग प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर की घूम जाती है अपने अक्ष पे। पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा होते हैं, इनके कारण प्लेटों में गति होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो वृत्तीय रूप में घूमते रहता है, जिसे हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इस एक्टिविटी से। जैसे एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लेकर उसे एक बीकर में डाल देते हैं जो आधी जल से भरी होती है, जिसे इसको हीट करने पर जब गर्म करते हैं तो गर्म जल की परतों के साथ ये कागज की गोली ऊपर जाने लगती है, और ठंडी होने के साथ यह नीचे की परतों में गोली नीचे नीचे धीरे धीरे बैठने लगती है। तो पृथ्वी के अंदर जब जो लावा पिघला होता है, ठीक इसी तरह काम करती है, जो गर्म होने के बाद में ऊपर जाती है और फैलती है, और ठंडी रहने के बाद में अपने सतह पे जम जाती है। तो इस तरह देखते हैं कि मैग्मा जो है हमारे पृथ्वी के प्लेटों के अंदर संचलन का एक कारण बनती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि प्लेटों के संचलन के कारण किस तरह से परिवर्तन पृथ्वी पर आते रहते हैं। तो पृथ्वी की गति में जो परिवर्तन लाने वाले बल होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अंतर्जनिक, दूसरा होता है बाह्यजनिक। जिसमें अंतर्जनिक को अगर समझे तो इसका ओरिजिन, इस वर्ड का ओरिजिन है इंडो मतलब इनसाइड, तथा जेनिक मतलब होता है ओरिजिन। इंडो इस तरह से होता है अंतर्जनिक फोर्सेस, और बाह्यजनिक क्या होता है एक्सो यानी आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन यानी बाहरी, पृथ्वी के बाहर के से प्राप्त बल को बाह्यजनिक बल बोलते हैं। ये बल किस तरह से प्राप्त होते हैं? तो अंतर्जनिक बल हमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के द्वारा प्राप्त होते हैं। वहीं बाह्यजनिक बल नदियों, पवनों और समुद्री तरंगे तथा हिमनदों के बल से प्राप्त होते हैं। इनकी ऊर्जा से हमें बल की प्राप्ति होती है। तो अंतर्जनिक बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी ये धीमी गति उत्पन्न करते हैं। तो इनके गति के अनुसार देखें, इनको जब आकस्मिक गति आती है तब उससे भूकंप और ज्वालामुखी जैसे क्रियाएं होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि भूकंप किसे बोलते हैं और ज्वालामुखी किसे बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जो भूपर्पटी के पर एक खुला सा छिद्र होता है, तो जहाँ से पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलने लगते हैं। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं कि जो परपटी और मैग्मा के बीच में फंसे हुए मैग्मा हैं, सॉरी परपटी और मेंटल के बीच में जो फंसे हुए मैग्मा हैं, ये धीरे धीरे बाहर जब आने लगते हैं तो ये एक क्रेटर से बाहर निकलते हैं, जहाँ इसे राख, गैस एवं लावा की प्राप्ति होती है। ये लावा धीरे धीरे सतह पर अनेक डायरेक्शंस में, दिशाओं में फैलती जाती है। इस तरह
इस तरह हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और उसके उत्पत्ति के कारणों के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट है हमारा भूकंप। भूकंप पृथ्वी के सतह पर अचानक आने वाली कंपन को भूकंप बोलते हैं। भूकंप के अगर देखें तो जहाँ से भूकंप की ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो उसे उद्गम केंद्र बोलते हैं। और ये इस उद्गम केंद्र के जो सबसे निकटतम क्षेत्र होता है जो पृथ्वी की सतह पर देखी जाती है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। ये जब कंपन होती है विभिन्न तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह पर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में या अनेक डायरेक्शन में फैलती जाती हैं। इसमें देखें तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये भूकंपीय तरंगे होती क्या हैं और भूकंपीय तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। तो भूकंपीय तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग प्रकारों में निकलती है। जैसे भूकंपीय तरंगों के प्रकार देखें जो 3 प्रकार की होती है। पहला पी तरंगे जिसे अनुदैर्घ्य तरंगे या प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। दूसरा हमारा एस तरंगे अथवा अनुप्रास तरंगे जिसे सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। और हमारा एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। इस तरह देखें कि ये तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। तो भूकंप की भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये पृथ्वी के मेंटल के अंदर से निकलने वाली लावा के कारण होता है। तो ये कब पृथ्वी पर भूकंप आएंगे या कब नहीं आएंगे इसकी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है या कहें ऐसे कि असंभव है। इसको स्थानीय लोगों द्वारा कुछ समान तरीकों से अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार के अध्ययन के द्वारा, तालाबों मछलियों के उत्तेजना के से, सांपों को धरातल पर आने से। ये हम लोग जनरली ट्राइबल्स में या जनजातियों के लोगों में देख सकते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं। तो भूकंप का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये गुजरात के भुज में 2001 में काफ़ी इंटेंसिटी वाली भूकंप आई थी। अब बात आती है कि ये इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी इसकी तीव्रता को बोलते हैं जो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। यानी भूकंप की तीव्रता देखें तो उसकी तीव्रता के आधार पर ही उसके जोखिम को निर्धारित किया जाता है या कितनी इसकी कितनी विनाशकारी हो सकती है। ये हम लोग इसके इंटेंसिटी से ही निर्धारित करते हैं। तो इसके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यदि ये भूकंप की तीव्रता 2.0 तक आती है तो उसे कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। वहीं जब ये 5 तीव्रता तक आती है जिससे कुछ वस्तुओं की गिरने और क्षति पहुंचने तक ही सीमित रहती है। जब ये भूकंप की तीव्रता 6 तक आती है यानी जब रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 नापी जाती है तो यह अधिक विनाशकारी हो जाती है। और यहीं जब तीव्रता भूकंप की 7 से ऊपर होती है ये काफ़ी विनाशकारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है मुख्य स्थलाकृतियाँ। इनको स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आता है हमारा अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकृति होती रहती है। दृश्य भूमि कहने का सेंस है कि धरातल पर या पृथ्वी की सतह पर जितने भी प्रकार के पर्वत पठार नदियां देखने को मिलती हैं इनको दृश्य भूमि बोलते हैं। इनमें अपक्षय एवं अपर्दन के कारण इसे पहाड़ों और पठारों में धीरे धीरे देखते हैं कि अपक्षय एवं अपर्दन होते हैं। तो अपक्षय का सेंस है जब ये बड़े बड़े आकारों में सेलों में टूट कर बिखर जाते हैं तो उसे अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट हमारा अपर्दन। तो ये जब छोटे बड़े पत्थर जब ये बड़े पत्थर छोटे छोटे भागों में टूटकर बिखरने लगते हैं या नदी के जलों द्वारा, पवन के द्वारा या समुद्री तरंगों द्वारा ये अपर्दन हो सकते हैं। तो देखें इसकी डिफिनीशन यहाँ पर आगे दी हुई है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। वहीं भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, वायु, जल आदि अपरित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं जिसके फलस्वरूप ये निक्षेपित करते रहते हैं। यानी वायु और जल के द्वारा जो अपरित पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे कण हो जाते हैं, इन कणों को जल और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने की प्रक्रिया को
निक्षेपण बोलते हैं, और सॉरी स्थानांतरण की क्रिया बोलते हैं। और जब ये एक जगह पर ले जाके इकट्ठा किए जाती है तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। अपवर्तन एवं निक्षेपण का ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि नदियों के द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों में हम लोग देखें तो मुख्यतः जलप्रपात, विसर्प और ऑक्सबाउ लेक जैसे स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। जलप्रपात किसे बोलते हैं? जलप्रपात जब नदी खड़ी चट्टान या पहाड़ी से नीचे की ओर गिरती है तो उसे जलप्रपात बोला जाता है। जैसे हम लोग वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात देख सकते हैं, वहीं उत्तरी अमेरिका और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात देख सकते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में है कुंचिकुल जलप्रपात जो कर्नाटक जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा है विसर्प। जब नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानों में बहती है, मान लीजिए हमारा पहाड़ है तो यहाँ से जब नदियां उतरकर मैदानों में बहती है तब यह मुड़दार मार्ग में बहने लगती है। इस तरह से जो इस पिक्चर में दिखाया गया है बहने लगती है। इसे बड़े मुड़दार को विसर्प कहते हैं। जैसे ये मुड़दार बड़े बड़े होने लगते हैं तो ये इन मुड़दारों को ही विसर्प कहा जाता है। यह नदी के चैनल में एक मोड़ या वक्र होता है। अब इस पिक्चर में देखें तो जब विसर्प बनती है तो नदी जब ये विसर्प बनती है तो नदी अपने बहाव के डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर निक्षेपित करती है कटाव के द्वारा, यहाँ से काटकर और इधर की ओर डिपोजिट करती है। ये डिपोजिशन और स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदियों का एक गुण होता है कि वो कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते को अपना रास्ता बनाती है, या समतल क्षेत्रों से होकर ये ज़्यादातर बहने की कोशिश करती है। ये सारी प्रक्रिया जो होती हैं हमारे समतल क्षेत्र में ही होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चाप झील। तो जब मियंडर धीरे धीरे कट के ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी अपक्षय और अपवर्तन और निक्षेपण के कारण जब ये धीरे धीरे, मान लीजिए ये हमारा है निक्षेपित पदार्थ और ये हो गया हमारा निक्षेपित पदार्थ, तो ये धीरे धीरे इकट्ठे होते होते इस पोर्शन को ये काट कर अलग कर देती है, क्योंकि नदियाँ मैक्सिमम टाइम अपने गुण को अनुसरण करती है जो एक सीधी दिशा में या सरल डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है। तो इस तरह से हमारा चाप झील का निर्माण होता है। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर भी बहने लगती है। जब नदियां अपने तटों के बाहर बहने लगती हैं तब यह बाढ़ का कारण बनती है। जैसे मान लीजिए ये नदी है कोई, इसके बहने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। जब इस डायरेक्शन में ना होकर जब ये दूसरी दिशाओं में बहने लगेगी तब इससे बाढ़ की स्थिति पैदा होती जाती है। तो बाढ़ के कारण जब ये जल इस क्षेत्रों में आती है, ये अपने साथ छोटे छोटे बालू के कण और मिट्टी के कण, पत्थर के कंकड़ इसके साथ अपने साथ लेते आती है, जो इन क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती है, जिनकी उर्वरा शक्ति काफ़ी अधिक होती है। इसे बाढ़ पीड़ित मैदान भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वितरिका। वितरिका उसको बोलते हैं जब मुख्य नदी जब समुद्र से या अनेक धाराओं में विघटित होने लगती है, तो समुद्र तक पहुंचने से पहले जब ये डायरेक्शन चेंज करते रहती हैं तब इनसे एक सेपरेट अलग अलग जो डायरेक्शन होते हैं उनके बीच के क्षेत्र को ही वितरिका बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वितरिका। वितरिका उसको बोलते हैं जब नदियां समुद्र तक पहुंचते पहुंचते
नदी का प्रवाह जब धीमा होने लगता है या धीरे धीरे बहने लगती है, तब यह अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। इन्हीं को हम लोग वितरिका कहते हैं। जैसे हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं वितरिका ये रही। ये हमारा समुद्र है। ये समुद्र में जब मुख्य नदियां मिलती हैं, उनसे पहले अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं, जिनसे ये वितरिका का निर्माण होता है। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, ये अपने साथ लाए गए मलबों का निक्षेप भी करने लगती है। जो नदियां अपने साथ अपर्दन करते रहती है, जो चलते रहती है, जो अपने साथ, मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका से चली हुई नदियां जब अपने साथ छोटे छोटे अपरदित की हुई कणों को लेकर आती है, और जब लास्ट में जब इनकी क्षमता, नदी की बहाने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये समुद्र के तट पर निक्षेपित करने लगती है, जिनसे यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा समुद्री तरंग के कार्य। तो इनके तहत देखें तो तटीय कलाकृतियां का निर्माण होता है, जो समुद्र तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से बनती है। यानी समुद्र तरंग उसको बोलते हैं जब मान लीजिए समुद्र है और ये हमारा कोस्टल एरिया है, यानी धरातल है, तो यहाँ पर जो अपर्दन और निक्षेपण करते रहती हैं, इनके द्वारा जो स्थलाकृति तटों पर बनती है, उसे तटीय स्थलाकृति बोलते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे यह दरार विकसित कर लेती है। जैसे ये देख सकते हैं, धीरे धीरे ये दरार बड़ी और चौड़ी होने लगती है, तभी इसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में बड़े बड़े होते जाने पर जब केवल छत बच जाती है, ये देख सकते हैं, केवल छत बच जाती है, तब इसे तटीय मेहराब बोलते हैं। ये रहा हमारा तटीय मेहराब। जब ये अपर्दन के कारण जब ये मेहराब टूटकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, या केवल इन कहें कि केवल दीवारें बच जाती हैं, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो इसको स्टैक बोला जाता है। यही समुद्र के जल के ऊपर उठे लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलीय तटों के समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्र तट तरंगों के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने देखा कि ये जो है हमारा समुद्री तट है, तो यहाँ पर धीरे धीरे अवसादों को लाकर समुद्री तरंगों के द्वारा डिपॉजिट किया जाने लगता है, निक्षेपित किया जाने लगता है, जिससे समुद्री पुलिन यानी सी बीच का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा हिमनद का कार्य। हिमनद का कार्य में देखें तो हिमनद या हिमानी बर्फ भी इसको कहा जाता है, यानी हिमानी बर्फ की नदियां ये होती है हिमनद। ये रही हमारी हिमनद। जो हिमनद अपने नीचे और कठोर चट्टानों के नेक्स्ट है हमारा हिमनद। हिमनद को किसे बोलते हैं, फिर इसके कार्य के बारे में जानेंगे। हिमनद उसको बोलते हैं जो हिमानी बर्फ की नदियां होती है, यानी बर्फ के जो बड़े बड़े शिलाएं होती हैं, वो जब बहती हैं तो उनको हिमनद बोलते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलाष्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश का अपर्दन करती है। जैसे हिमनद ये बहती है, तो ये जो कठोर चट्टान है, इनको धीरे धीरे गुलाष्मी मिट्टी में और पत्थरों में अपरदित कर देती है, यानी इससे धीरे धीरे छोटे छोटे मिट्टी के कण का निर्माण करने लगती है बर्फ की शिलाएं, और धीरे धीरे इन पत्थरों को तोड़कर अपरदित करती रहती हैं, जिससे हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते रहती है। हिमनद आकार के दिखने से पहले हम लोग हिमनद के बारे में जानते हैं। तो हिमनद एक हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ये हिमनद हिमानी बर्फ यानी बर्फ की शिलाओं की एक नदियां होती है।
हिमनद अपने नीचे के कठोर मैदान चट्टानों से गुलाबी यानी हिमनद जो बहती है इसके नीचे के जो कठोर चट्टान होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से बहती है तो इनके नीचे कठोर चट्टान होते हैं। इन चट्टानों को ये पत्थरों को गुलाबी मिट्टी में और पत्थरों में अपरदित करते रहती है, अपरदित करके और गुलाबी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। अब यही गुलाबी मिट्टी और पत्थर जो होते हैं जो इनके द्वारा पहले तोड़े जाते हैं, इनके द्वारा फिर धीरे धीरे अपरदन किए जाते रहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ये हिमनद हो गई तो जब हिमनद के बर्फशिलाएं इसे फ्लो करते रहती है तो इनके द्वारा नीचे से इनकी सतह को अपरदित किया जाता रहता है। इसे गुलाबी मिट्टी और पत्थरों का से निर्मित भूदृश्य का निर्माण होता है, यानी भूदृश्य का अपरदन होता है। ये जो हमारी है हिमनद, हिमनद का कार्य देखने से पहले हिमनद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हिमनद किसको बोलते हैं? जो हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं उनको हिमनद कहते हैं। यह हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गुलाबी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हिमनद है जब बहती है तो ये अपने नीचे के जो कठोर चट्टान है, यानी मान लीजिए इसका निचली परत ये है तो इसके जो नीचे की चट्टानें हैं कठोर चट्टान इनसे गुलाबी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करते रहती है और धीरे धीरे इसको अपवाहित करते रहती है और गुलाबी मिट्टी पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। जैसे ये जब गुलाबी मिट्टी होती है ये पत्थरों से भूदृश्य का यानी जो भी इसके संलग्न भूदृश्य होते हैं उनको अपरदित करते रहती है। जब यह हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं तो उन पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो उसे सुंदर झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जब ये सारे जगह एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, निक्षेपित होने लगते हैं छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी, तो इनसे हमारा हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा पवन के कार्य। तो पवन के कार्य देखने से पहले पवन के कार्य में देखते हैं कि ये पवनों के कार्य के समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में हम देखते हैं कि पवनों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण एक प्रमुख कारक होता है। पवनों के कार्य के बारे में समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा रेगिस्तान, जहाँ पर पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। इसके द्वारा छत्रक शैल का निर्माण किया जाता है। छत्रक शैल उसको बोलते हैं जब रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई एक चट्टान जिसका आकार मशरूम के जैसा होता है उसे छत्रक शैल या मशरूम रॉक बोला जाता है। इसे गारा शैल भी कहा जाता है। यह शैल पवन के अपरदन से बनती है, यानी जब पवनें चलती हैं तो ये नीचे वाले पार्ट जो होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो रेगिस्तान क्षेत्र मान लीजिए 2 लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर हमारी कठोर होती है और इसकी अपेक्षा नीचे वाली लेयर मुलायम होती है, जिसके कारण नीचे वाली परत से अपरदन होने के कारण ये धीरे धीरे ये कटती जाती है। मान लीजिए पूरे पत्थर है तो नीचे से अपरदन होते होते ये इस प्रकार की आकृति में तब्दील हो जाती है, जिसे हम लोग मशरूम रॉक या छत्रक शैल भी बोलते हैं। इस तरह के अगर देखना चाहेंगे छत्रक शैल को तो हम लोग भारत में थार मरुस्थल में देख सकते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा कठोर हो जाता है और निचली हिस्सा उसकी अपेक्षा मुलायम रहता है। इसके निर्माण का कारण है में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो ऊपरी परत होती है ये कठोर होती है और निचली परत मुलायम होने के कारण जब पवनें चलती हैं तो इनके नीचे वाली परत को अपरदित करते रहती है, जिससे इस प्रकार की आकृति बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा बालू टिब्बा, यानी बालू टिब्बा किसको बोलेंगे? तो पवन के बेग में रुकावट के कारण जब रेत के कण एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं तब सैंड ड्यून या बालू टिब्बा का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा
ये हमारा रेगिस्तान है। तो यहाँ से पवनें चलती हैं इधर से, और यहाँ से जो भी बालू के कण हैं इनको अपने साथ ले जाकर एक जगह पे इकट्ठा करने लगती हैं, जिनसे छोटे छोटे जो इकट्ठे कण हैं एक बड़ी पहाड़ी संरचना का जब निर्माण कर देते हैं इस तरह की, इनको बोलते हैं बालू का टिब्बा। नेक्स्ट है हमारा लोयस। तो लोयस किसको बोलेंगे? तो लोयस उसको बोला जाता है जब बालू के महीन कण एवं हल्के कण वायु द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर जब एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित किया जाता है। मान लीजिए वायु के कण है जो यहाँ ना रख के इसको दूर ले जाकर कहीं पे एक जगह पे निक्षेपित किए जाते हैं। यानी ये छोटे छोटे कण क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ये अपने भार में कम होते हैं और इसके अधिक दूरी तक डिपोजिट यानी पवन के द्वारा कैरी करने में आसानी होती है, इससे कम एनर्जी की पवन की लॉस होती है। तो इस तरह से देखें तो लोयस का निर्माण एक विस्तृत क्षेत्र में होता है जो बालू के छोटे छोटे कण का एक निक्षेपित क्षेत्र होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वायु चैप्टर वायु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पेशेंसली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हो सके तो अगर आपको उपयोगी साबित लगता है तो अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।